Hello students, good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamagan Public School, Vrindavan. मैं ऋषि अग्रवाल, your business studies faculty, and in today's video, we will be continuing our chapter where we have left in the previous video. एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा. In the syllabus of business studies, we have covered up 3 chapters. One chapter, the very first chapter, nature and significance of management. Second chapter, principle of management, and third chapter, business environment, and the fourth chapter that we are currently doing, that is planning. In the chapter planning, till now, we have covered up 2 topics, and the 2 topics that we have covered up in the planning, both are features of planning and benefits of planning. तो हमने कवर किए हैं 2 टॉपिक. एक टॉपिक हमारा फीचर ऑफ प्लानिंग एंड सेकंड टॉपिक है हमारा बेनिफिट ऑफ प्लानिंग. तो एक बार आगे चलने से पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली प्लानिंग इज. प्लानिंग क्या है? तो सबसे पहले इन द बिगिनिंग द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव कवर्ड अप नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न अबाउट प्लानिंग वाज इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट इट इज? इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है. नॉन प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज द विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट and or which level of administration is associated with the planning. तो क्वेश्चन यहाँ से किस तरह का बन सकता है? which level of management associated with the planning. तो एक और चीज ये चीज मैं यहाँ पे पहले कर दूँ डिस्कस कि function of management that is undertaken by only top level of management. Planning is not something that is done by the middle level or lower level management. It is the function of top level management. तो सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया कि प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय टॉप लेवल. अब बात आती है प्लानिंग क्या है. प्लानिंग एग्जैक्टली होता क्या है? प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या फिर प्लानिंग इज द प्लान दैट डिसाइड्स या फिर दैट टेक्स यू वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी. आप जहाँ हैं एंड जहाँ आप जाना चाहते हैं. तो प्लानिंग को सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी. टू वेयर यू वांट टू बी. दैट इज अ वेरी सिंपल डिफाइन ऑफ प्लानिंग. अगर 1 मार्क्स में आपको प्लानिंग का डिफाइन आता है तो सिंपल प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट डिसाइड वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी. अब वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी का मतलब क्या है? देखिए, आप लोगों ने स्टडी चालू की, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता था, यू वर जस्ट अनेबल टू राइट थिंग्स, यू वर अनेबल टू सॉल्व सम्स. बट आपने क्या किया? प्लानिंग की. आपके मदर फादर की प्लानिंग रही आपको इस एजुकेशन सिस्टम में डालना एंड दैट एजुकेशन सिस्टम विल टर्न योर फ्यूचर. ये एजुकेशन सिस्टम ही आपको पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं. तो आपकी लाइफ भी प्लानिंग के तहत जुड़ी हुई है. प्लानिंग से सिर्फ बिजनेस ही नहीं, प्लानिंग से लाइफ का हर एस्पेक्ट, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन रन होते हैं. प्लानिंग नहीं होगी तो कहीं भी कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो प्लानिंग क्या थी? और प्लानिंग में अब तक हम पढ़ चुके हैं प्लानिंग के फीचर्स एंड प्लानिंग के बेनिफिट्स. प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं. तो आज के वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे क्या? लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. सबसे पहली चीज लिमिटेशंस. हमने प्लानिंग के बेनिफिट के बारे में जब बात की थी तो हमने वहां पे एक चीज जानी थी कि प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट हेल्प्स यू टू अंडरगो द बिजनेस एक्टिविटी. आपके बिजनेस एक्टिविटी के कंटिन्यूएशन में, आपके मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस में, आपकी प्रॉफिट अर्निंग में, आपकी मार्केट स्टैंडिंग में, आपकी रिस्क शेयरिंग में, आपकी लायबिलिटीज में, हर तरह की पॉसिबिलिटी में प्लानिंग इज अ फैक्टर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. प्लानिंग आपकी हेल्प करेगा. अब जैसे प्लानिंग के आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे ऐसे ही प्लानिंग के कुछ नेगेटिव
एस्पेक्ट्स भी होते हैं, एंड दोज नेगेटिव एस्पेक्ट्स, दोज लिमिटेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द हेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। भूल जाइए, हम लिमिटेशन नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम लिमिटेशन, हमें पढ़ना ही नहीं है लिमिटेशन, क्योंकि मैं पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक ऐसी कंपनी की विच वंस रूल्ड ओवर द मोबाइल मार्केट। कहानी नोकिया की। सो डज एनीवन नो नोकिया कहाँ की कंपनी है? विच इज द ओरिजिनेशन ऑफ नोकिया? किसी को आइडिया है नोकिया कहाँ की है? चलिए, आप लोगों को आइडिया हो ना हो, मेरा काम है बताना, तो मैं बात करता हूँ, एक कहानी लेते हैं हम, एंड स्टोरी ऑफ नोकिया आई एम गोइंग टू टेल। नोकिया, द ओरिजिनेशन ऑफ नोकिया इज फिनलैंड, एंड नोकिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ phone, not smartphone, phones, and the famous 3310 of Nokia is so famous that still you can find this phone to so many people. अब मैं नोकिया के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? नोकिया के मैनेजमेंट ने नोकिया को टॉप पे पहुंचाया, वर्ल्ड के टॉप ब्रांड में से एक था नोकिया, लेकिन 2008 से लेके 2010 में सब कुछ बदलने वाला था। 2008 to 2010 में कुछ ऐसा हुआ जिसने नोकिया का फ्यूचर बदल के रख दिया। और इस बदलाव की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? इस बदलाव की शुरुआत होती है 2007 से। अब 2007 से बदलाव की शुरुआत क्या हुई? 2007 से बदलाव की शुरुआत इस वजह से हुई क्योंकि 2007 में स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया था आईफोन 1 अपने iOS 1 के साथ। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था उसमें iOS 1। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं कंक्लूजन में आऊँगा, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो हर चीज़ का रीज़न है, मेरा एक कहानी बताने का भी रीज़न है, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही कहानी है। तो 2007 में स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया आईफोन 1 विद iOS 1, एंड उसके बाद इसको कंपटीशन देने के लिए 2008 में गूगल ने लॉन्च किया अपना फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS क्या था? वो केवल और केवल आईफोन्स के लिए था, और जो गूगल ने 2008 में लॉन्च किया अपना फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम क्या था? एंड्रॉइड। ठीक है, और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल था, वो था विंडोज। तो ये मार्केट की सिचुएशन थी उस टाइम पे, ठीक है। और नोकिया जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड था, तो 2008 एक टाइम था जहां पे हर स्मार्टफोन में हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती थी, बिकॉज दे वर हैविंग डायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम स्टीव जॉब्स, द एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, वन ऑफ द बेस्ट टेक जायंट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड इन दिस कंपटीशन द गूगल केम अप विद द प्लानिंग बाय डेवलपिंग अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। अब नोकिया के पास दो ऑप्शन थे। नोकिया अपने स्मार्टफोन्स को या तो एंड्रॉइड पे बनाए या फिर विंडोज में बनाए। क्यों? बिकॉज मार्केट में iOS तो अवेलेबल था नहीं। अब गूगल का बनाया हुआ विंडोज इतना पॉपुलर हुआ बिकॉज ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कोई भी कंपनी आपकी है, आप कोई भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कीजिए, आप सीधा सीधा उठा के एंड्रॉइड डाल दीजिए उसमें, एंड यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन नोकिया की प्लानिंग अलग थी, और उसी टाइम पे 2008 में नोकिया के CEO अपॉइंट हुए। अब आपका काम क्या है? नोकिया के उन CEO का नाम जो उस टाइम पे आप अपॉइंट हुए थे, आई थिंक इन 2008 और 2010। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लानिंग की, ठीक है। इनकी प्लानिंग इस तरीके से फेल हुई कि इन्होंने एंड्रॉयड को ऑप्ट नहीं किया। इन्होंने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड्रॉयड को ऑप्ट नहीं किया। नोकिया ने क्या किया? नोकिया ने विंडोज को ऑप्ट किया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद नोकिया का क्या हाल हुआ ये आप सब जानते हैं। 5 से 6 साल नोकिया मार्केट से गायब हो गया, एंड मार्केट पे केवल और केवल आपकी एशियन एंड मोस्टली वेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का मोनोपोली रहा।
नोकिया जो कि एक टाइम पे इतना बड़ा फर्म था वो गायब हो गया। ये हुआ क्यों? ये हुआ इस वजह से बिकॉज ऑफ द फॉल्टी प्लानिंग ऑफ सीईओ, बिकॉज ऑफ द फॉल्टी प्लानिंग ऑफ सीईओ। ये जो सारा सिनेरियो रहा, नोकिया इतना लॉस में गया, नोकिया के सामने प्रॉब्लम्स आई, ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि नोकिया के सीईओ की प्लानिंग फॉल्टी थी। वो अपनी प्लानिंग्स को कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाए, बिकॉज बिजनेस में एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है you will have to be dynamic, your planning must be dynamic, you cannot work in state of in terms of static planning। एंड नोकिया के सीईओ ने एग्जैक्टली यही किया, हिज प्लानिंग वर स्टैटिक। क्यों? क्योंकि मार्केट में एंड्रॉयड अवेलेबल था, मार्केट में iOS अवेलेबल था, ठीक है, एंड उनको अपनी प्लानिंग को चेंज करना था एज पर द मार्केट, बट दे वर अनेबल टू चेंज देयर प्लानिंग एज पर द मार्केट, एंड इसका सबसे बड़ा लॉस उठाना पड़ा पूरे नोकिया को। आज हम सब जानते हैं कि नोकिया के फोन मार्केट में एंड्रॉयड के साथ आ गए। तो इस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस कहानी का मतलब क्या था? मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाई? मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी इस वजह से सुनाई कि हमने ये जाना था कि प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट डिसाइड वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। तो फॉल्ट कहाँ रहा? अगर आपकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं हो, आपकी प्लानिंग अगर डायनामिक नहीं हो, तो बिलीव कीजिए किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को धूल में मिलाने के लिए काफ़ी है। तो with this example I want to communicate the plannings, the limitations of planning, that planning होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से प्लानिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को भी जितने फैक्टर्स होते हैं हम इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स एंड एक होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ लिमिटेशंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ लिमिटेशन। प्लानिंग में दो फैक्टर थे, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग यानी कि बिजनेस के अंदर वाले फैक्टर्स जो कि प्लानिंग के लिए लिमिटेशन का वर्क करते हैं, एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इज समटाइम्स प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। समटाइम्स प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब इस टर्म का मतलब क्या है? देखिए, प्लानिंग का जो मतलब था, प्लानिंग का जो टर्म का मतलब था, उसमें हमें जाना था प्लानिंग डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आपकी फ्यूचर की, आपके बिजनेस की जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो आपकी प्लानिंग का पार्ट होती हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक बार प्लान कर लेता है या फिर अपने प्लान पे एडमेंट रहता है, तो समटाइम दीज प्लानिंग्स आर वेरी हार्ड टू चेंज, ठीक है, बिकॉज हर लेवल का मैनेजर अपने लेवल पे काम करना चाहता है, एंड समटाइम्स दीज प्री डिसाइडेड प्लानिंग्स, देखिए प्लानिंग आपकी प्री डिसाइडेड है, हार्ड टू चेंज क्यों है? बिकॉज प्लानिंग आपकी प्री डिसाइडेड होती है। सपोज कीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड उस इंस्टीट्यूशन को प्लानिंग में चेंज की जरूरत है, बट प्लानिंग जो थी उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑलरेडी करके रखी हुई है, एंड इतने सारे चेंजेस करने के बाद भी यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द प्लान्स। तो उस सिचुएशन में क्या है, वहाँ पे प्लानिंग्स कभी कभी
रिजिड हो जाती हैं, यानी कि जो उसकी डायनामिसिटी होनी चाहिए, यानी प्लानिंग की मूवमेंट जिस तरह से होनी चाहिए, फ्री मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि एक मार्केट के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग में चेंज होना चाहिए, वो चेंज कभी कभी बिजनेस नहीं ला पाता। और इसी के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, इसी के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नोकिया का। किस तरह से नोकिया मेड इट्स प्लान रिजिड एंड ड्यू टू rigidity of its planning, Nokia paid the price. Nokia was not in the market for around 4 to 5 years. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा प्लानिंग लीड्स टू rigidity. सेकेंड पॉइंट, may not work in dynamic environment. हम आज के बिजनेस को 50 साल पहले के बिजनेस से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें एक चीज डिफर मिलेगी, वो है कंपटीशन। एंड इस कंपटीशन के लिए हर बिजनेस को एक रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस मैनेजमेंट मस्ट बी डायनामिक। बिजनेस मैनेजमेंट को सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको डायनामिक होना बहुत जरूरी है। आप स्टैटिस्टिसिटी के साथ किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो डायनामिक टर्म का मतलब क्या है, डायनामिक टर्म का मतलब क्या है, डायनामिक टर्म का मतलब है एनवायरनमेंट दैट इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन मोशनफुल एनवायरनमेंट। क्यों? बिकॉज डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब है जहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, कस्टमर टेस्ट है, टेक्नोलॉजी है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। और एक इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोई भी बिजनेस कंडीशन स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, फिक्स नहीं है, उस तरह की सिचुएशन में एक रिजिड प्लान आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं रहेगा। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब ऑल दोज फोर्सेस विच आर इम्पैक्टिंग द बिजनेस एंड दोज आर चेंजिंग फ्रीक्वेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस सिचुएशन में नो प्लानिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन द बिजनेस एंड योर बिजनेस विल बी ऑन इट्स नीज, लाइक इन द केस ऑफ नोकिया। इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी ऑफ नोकिया, किस तरह से डायनामिक एनवायरनमेंट होने की वजह से 2007 में स्टीव जॉब, उसके बाद 2008 में एंड्रॉयड, एंड उसके बाद नोकिया किस तरह से अपने आप को इस एनवायरनमेंट से कोप अप नहीं कर पाया, उसकी वजह से नोकिया को मार्केट से गायब होना पड़ा। एंड अगेन नोकिया वाज रिफॉर्म्ड एंड करेंटली दे आर इन द मार्केट विद देयर एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े अब तक, प्लानिंग इज टू रिजिडिटी एंड प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। लेट मूव टू आवर थर्ड पॉइंट। The third and well-known point is इसके लिए भी स्टोरी सुना दूँ। कल को मेरी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जॉब लगती है जो बहुत ही फॉल्टी मैनेजमेंट के हाथों में है, जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मार्केट से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। सोशल प्रेफरेंसेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, लीगल रिक्वायरमेंट, इन सारे फोर्सेस के थ्रू वो अपने आप को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड मैं वहाँ पर अपॉइंट किया हूँ एज अ मैनेजर। तो मेरी ड्यूटी क्या है? अपने बिजनेस के लिए काम करना। मैंने सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया। मैं बिजनेस के लिए इफेक्टिव भी हूँ एंड एफिशिएंट भी हूँ, एंड मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी भी कर रहा हूँ। पर प्रॉब्लम कहाँ रही? प्रॉब्लम यहाँ रही कि जो बिजनेस के प्लान्स है ना, जो प्लानिंग है वो स्टैटिक है। स्टैटिक प्लान्स का मतलब क्या है? स्टैटिक प्लान्स का मतलब है मोशनलेस प्लान्स। एंड जब
प्लान्स आपके मोशनलेस रहते हैं ना, वहाँ पे क्रिएटिविटी मैनेजर्स की खत्म होती है। मैं कितना भी चेंज करना चाहूँ, मैं अपने लेवल पे कितने भी बड़े से बड़ा इनोवेशन करना चाहूँ, वहाँ पे मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे हाथ बने हुए हैं, मेरी क्रिएटिविटी वहाँ पे खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ द फॉल्टी प्लानिंग। ठीक है, फॉल्टी प्लानिंग से वहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और एंड ऑफ द डे मुझे ब्लाइंडली वहाँ के मैनेजमेंट पे बिलीव करना पड़ेगा। एंड जहाँ पे ये ब्लाइंडली मैनेजमेंट वाली बातें, ब्लाइंडली बिलीविंग की बात आती है ना, तो वहाँ पे आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग एंड द क्रिएटिविटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूज कॉस्ट। हाउ ह्यूज कॉस्ट? देखिए, प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी भी आदमी ने जब बैठा सोच लिया एंड उस प्लानिंग को इम्प्लीकेट कर दिया। समटाइम प्लानिंग इज द वर्क ऑफ प्रोफेशनल्स। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर प्लानिंग प्रोफेशनल वर्क किस तरह से हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बिजनेस के डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दूं। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, लीगल डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है। इतने सारे डिपार्टमेंट एक बिजनेस के अंदर होते हैं और हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के लिए आपको एक टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड उस टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए आपको हर फील्ड के लिए क्या चाहिए? आपको हर फील्ड के लिए चाहिए भैया एक प्रोफेशनल। You require a professional for every single field and that professional will going to cost on your money. ये प्रोफेशनली आपकी जेब पे भारी पड़ जाएगा एंड आपकी प्लानिंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंसिव कैसे? बिकॉज आप इन प्रोफेशनल को क्या पे करेंगे? इनकी प्रोफेशनल फी पे करेंगे। तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग जो है इन प्रोफेशनल में आपका इन्वेस्टमेंट करने से आपकी प्लानिंग का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। एंड सिर्फ यहाँ पे आपका ह्यूज कॉस्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये प्रोसेस टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। यानी कि प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग टू, बिकॉज फॉर द प्लानिंग समटाइम्स यू आर रिलायबल अपॉन द प्रोफेशनल्स एंड व्हेन यू आर रिलायबल ऑन समवन एल्स एंड फॉर दिस when you are relying on someone else, and definitely they'll work like they want to do and they will also charge you their professional fee. ठीक है, and that professional fee will cost you extra for your business and it is also a time taking process. Last point जो आपके internal factor में आएगा वो आएगा क्या? आपका no guaranteed success। कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए बट इट्स लाइक अ गैम्बल। ठीक है, आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, अच्छे से अच्छे प्लानिंग के साथ आइए, बिजनेस इज लाइक गैम्बल, रिस्क फैक्टर हमेशा जुड़ा हुआ है। तो प्लानिंग कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, प्रोफेशनल से करवाइए, खुद कीजिए, आपकी सक्सेस की कोई भी गारंटी प्लानिंग में नहीं होती है। ठीक है, दैट वॉज अवर लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरनल प्लानिंग। तो अब तक हमने क्या देखा, अगर मैं बिगिनिंग से आपको बता दूं इस वीडियो में, इसमें हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नोकिया की स्टोरी से हमने जाना किस तरह से प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एंड प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड द क्रिएटिविटी, planning involves a huge cost and it is a time taking process and in the process of planning there is no guaranteed success। ठीक है, अब ये तो हमने हमारे इंटरनल फैक्टर्स। अब झट से 2 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके बहुत इजी हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि वो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं। अब जरा सा रिकॉल करा दूँ आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन याद है किसी को? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब था एक्सटर्नल फैक्टर्स। External factor means all those factors which are out of the business।
यानी कि बिजनेस के बाहर के जितने भी फैक्टर्स हैं जिनका बिजनेस पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। और इसमें आपके आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं इसमें आपका आ सकता है सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, गवर्नमेंटल, इकोनॉमिकल, लीगल। यानी किस तरह से सोशल फैक्टर से प्लानिंग, सोशल फैक्टर चेंज होने से प्लानिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की वजह से प्लानिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंटल फैक्टर चेंज होने की वजह से प्लानिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड इकोनॉमिकल एंड लीगल फैक्टर से प्लानिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्लानिंग। हमने क्या पढ़ा, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के बाद हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग 2 केस स्टडीज ऑफ द सेम टॉपिक। ठीक है।